देखिए, हमने यहाँ पर बात खत्म की थी कि 1970s के दौरान राजा महेंद्र को बहुत सारे इश्यूज होते हैं इंडिया के साथ। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज डिस्कस किए थे। इसमें एक चीज जो मैं उस दिन बताने वाला था, फिर मैंने कहा था चलिए फिर मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि टाइम हो गया था। थोड़ा सा एक एंगल डिस्कस करते हैं हम सिक्किम का। एक्चुअल में जो भारत और नेपाल के संबंधों में दिक्कत कहाँ पर पैदा होती है जब सिक्किम इशू क्रिएट होता है। सिक्किम की क्या कहानी है, चलिए समझते हैं। देखिए, सिक्किम में एक रूलर है, उन्हें हम कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, डायनेस्टी है। मैंने आपको बताया था चोग्याल डायनेस्टी है। ये सिक्किम की डायनेस्टी है। क्या होता था कि बहुत बड़े पैमाने पर जब शाह डायनेस्टी नेपाल में हुआ करती थी, मतलब जब नेपाल शाह डायनेस्टी से धीरे धीरे नाम बदलता है और बनता है नेपाल किंगडम, और धीरे धीरे बन जाता है द गुरखा किंगडम ऑफ नेपाल। शाह डायनेस्टी माने गुरखा पीपल। तो ये क्या करते हैं, ये बार बार सिक्किम पर आक्रमण करते हैं, और सिक्किम पर आक्रमण के फलस्वरूप बहुत बड़े पैमाने पर सिक्किम का इलाका इनके कंट्रोल में आ जाता है और बहुत सारे गुरखा पीपल सिक्किम में जाके बस जाते हैं। आज 40% सिक्किम के लोग एक तरह से नेपाली गुरखा हैं जिनका धर्म हिंदू है। समझ गए? नेपाली गुरखा हैं जिनका धर्म हिंदू है। चलिए, अब हम आगे की बात करते हैं, क्योंकि ये शायद शाह डायनेस्टी भी हिंदू है, हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है। अब हम आगे की बात करते हैं। ध्यान से यदि आप नेपाल को ऑब्जर्व करना चाहें तो आप ध्यान से देखेंगे, ये नेपाल का इलाका था सारा। जो वेस्ट बंगाल का ऊपर का हिस्सा है, चिकन नेक के ऊपर का माउथ जो है चिकन का, ये सारा नेपाल था। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड का सारा इलाका, जो उत्तराखंड का उत्तरकाशी, पौड़ी, गढ़वाल इलाका, सारा नेपाल का इलाका था। ये नेपाल किंगडम थी। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ाते हैं सिलसिला कि हुआ क्या। जब बार बार नेपाल का आक्रमण सिक्किम में हो रहा था, तो ये चीज मजबूर कर देती है अंग्रेज और नेपालियों के बीच में युद्ध को। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इलाका था, चाहे वो नेपाल का ईस्टर्न रीजन हो, पहाड़ी इलाका, चाहे वो नेपाल का वेस्टर्न रीजन हो, आज का उत्तराखंड का इलाका, ये दोनों रीजन में ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। उन्हें टी कल्टीवेशन करनी थी इन पर्टिकुलर एरियाज में। और ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिशर्स ने दोनों ही रीजन में टी कल्टीवेशन किया, लेकिन नेपाल के ईस्टर्न रीजन का टी कल्टीवेशन सक्सेसफुल रहा और नेपाल के वेस्टर्न रीजन का टी कल्टीवेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? ईस्टर्न रीजन में आपको पता है कि रेनफॉल ऑलमोस्ट होल ईयर होता है। ईस्टर्न रीजन में एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ विंटर और एक्सट्रीम ऑफ समर नहीं फेस होता, तो फ्रॉस्ट नहीं होता विंटर्स में, और समर के सीजन में बहुत ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों ने बेनिफिट किया टी कल्टीवेशन को। जबकि ये सब होता है वेस्टर्न रीजन में, ठंड पड़ती है तो बहुत ज़बरदस्त पड़ती है और गर्मी ज़बरदस्त पड़ती है। तो ऐसे में वो फंस गया, काम सारा खराब हो गया। तो ईस्टर्न रीजन में तो टी प्लांटेशन सक्सेसफुल रहा। तो ये था ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट, जिसकी वजह से उसे ये एरिया चाहिए था। तो जब बार बार अटैक किया जा रहा था सिक्किम राज्य के ऊपर नेपालियों के द्वारा, तो उन दिनों में भारत का और नेपाल का युद्ध होता है। भारत माने ब्रिटिशर्स का नेपाल के साथ युद्ध होता है। इसे हम कहते हैं एंग्लो नेपलीज वॉर, और ये होती है 1814 में। तो 1814 में एंग्लो नेपली वॉर होती है। और इस एंग्लो नेपली वॉर के तहत 1816 में ब्रिटिशर्स और यानी कि भारत और नेपालियों के बीच में सुगौली की संधि होती है, द ट्रीटी ऑफ सुगौली। ये ट्रीटी आज दिन तक नेपाल के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है, क्योंकि इसी के तहत नेपाल ने सारा ईस्टर्न रीजन त्याग दिया, छोड़ दिया। नेपाल की बाउंड्री ब्रिटिशर्स के द्वारा डिसाइड की ईस्ट में मेची रिवर। मेची रिवर, ये मेची रिवर नेपाल के, अब क्योंकि ये रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये मेची रिवर नेपाल के महाभारत लेक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये बिहार में महानंदा नदी है, बिहार की बड़ी मशहूर, उस महानंदा नदी से मिल जाती है। तो मेची महानंदा में मिल जाती है और निकलती है नेपाल के महाभारत के पहाड़ों से। इसके अलावा वेस्ट में नेपाल जो गढ़वाल और पौड़ी तक हुआ करता था, उसको सीमित कर, सतलुज तक नेपाल होता था, उसको सीमित कर दिया गया
कहाँ तक? काली नदी तक, महाकाली तक। तो एम महाकाली से मेची तक नेपाल सीमित कर दिया अंग्रेजों ने। तो ईस्ट में मेची है, वेस्ट में महाकाली है, और ये दोनों रीजन ले लिए गए अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद इसी समय सिक्किम के साथ भी एक संधि होती है, उसे कहते हैं तितालिया की संधि, टिटालिया ट्रीटी। इसके तहत सिक्किम को कहा जाता है कि ये जितना एरिया सारा इंक्लूडिंग सिक्किम जो हमने जीता है नेपाल से, इसमें हम सिक्किम में आप ही को रहने देंगे, चोग्याल पीपल्स को। आप अपने हिसाब से यहाँ पर रूल करते रहिए। इसके बाद भी नेपालियों का उपद्रव रुकता नहीं है और ये चलता ही रहता है। 1816 से लेकर के 1841 के बीच में रह रह करके नेपाली आक्रमण सिक्किम में होते रहते हैं, और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट सिक्किम के साथ एक ट्रीटी करती है। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ तुमलोंग, ट्रीटी ऑफ तुमलोंग, तुमलोंग की संधि। ये 1841 में होती है। ये बेंचमार्क संधि है। इसके तहत सिक्किम को ब्रिटिशर्स हमेशा के लिए अपना प्रोटेक्टरेट बना लेते हैं कि सिक्किम ब्रिटिशर्स का प्रोटेक्टरेट हो गया तुमलोंग की संधि के तहत। तो जैसे ही भारत देश आजाद होता है तो सिक्किम नेचुरली इंडिया का प्रोटेक्टरेट है। तो चाहे सरकार ब्रिटिशर्स की हो चाहे आजाद भारत की हो, तो आजाद भारत की सरकार थी नेहरू की, तो सिक्किम इंडिया का भी प्रोटेक्टरेट हो गया। लेकिन सिक्किम में बसे चोग्याल डायनेस्टी के अधीन वो 40% नेपाली जिनका धर्म हिंदू है। अब सिचुएशन कैसे परिवर्तित होती है? 40-50% जनसंख्या जब नेपाल की है और उनका धर्म चोग्याल के लोग जो हैं, उनसे रीति रिवाज उनके कल्चर सारा अलग है। 1970 का दौर ऐसा आता है जब चोग्याल रूलर्स जो हैं, ऐसा कहा जाता है उनके तहत नेपालियों के विरुद्ध बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट होते हैं, उनकी हरासमेंट की जाती है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो फाइनली जब ये कदम एक्सट्रीम हो जाते हैं, 1975 में भारतीय सेना चोग्याल डायनेस्टी का सेंट्रल पैलेस जो है उसे कवर कर लेती है। गैंगटॉक में हर जगह थे, वहां से रूलर को बाहर निकाल लिया जाता है, सेना के हथियार गिरा दिए जाते हैं, और वहां की जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं, उन लोकतांत्रिक ताकतों के द्वारा उसी समय एक रेफरेंडम कराया जाता है, और रेफरेंडम करा करके वहां की 97.3% जनसंख्या वोट इस फेवर में करती है कि हमें भारत के साथ जुड़ना है, चोग्याल रूलर के अधीन नहीं रहना है। और उसी दिन सिक्किम भारत से कनेक्ट हो जाता है। कुछ इस तरह से भारत सिक्किम को अपने अधीन लेता है। इसका इंटरनेशनल लेवल पर चाइना और नेपाल के द्वारा बहुत भयंकर विरोध होता है, और चाइना इवन 2006 तक वर्ल्ड मैप के ऊपर सिक्किम को एक कंट्री के तौर पे दिखाता रहा है। वो कभी उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानता था। 2006 के बाद उसने इंडिया का पार्ट मानना शुरू किया है। नेपाल के राजा महेंद्र ने उस समय ये ऐतराज दर्ज कराया कि जब आप जैसा मुल्क जो ये कहता है कि हमने कभी एग्रेंडाइजमेंट नहीं किया, हम कभी एम्बिशियस नहीं रहे, हमने किसी कंट्री कंट्रोल नहीं किया, तो ये क्या सिस्टम है? मतलब आप सेना लेकर के आ गए, आपने पैलेस में घेरा डाल दिया, हथियार गिरा दिए, लोकतांत्रिक नेता वहां के पकड़े आपने, एक रेफरेंडम लोकतांत्रिक नेताओं को पकड़ के आपने वहां की एक पार्लियामेंट बना के उन नेताओं को वहां बैठाया। 2 दिन के अंदर नेता वहां पे एक रेफरेंडम पास करते हैं, और रेफरेंडम के तहत ये डिसाइड होता है कि जनता आपसे जुड़ना चाहती है, तो वो देश आपने जोड़ लिया अपने साथ। ऐसे तो मैं बगल में हूं और मेरा भी साइज उससे थोड़ा ही बड़ा है, कल को तो आप मुझे भी लपेट लोगे, क्योंकि मधेसी तो ऑलरेडी 40% हो गए हैं, बढ़ बढ़ के ये कल को 50 हो जाएंगे। मेरा राजघराना यानी कि मैं और मेरा बीरेंद्र, कल को हम कुछ कहेंगे, आपकी सेना आएगी, हमारे पैलेस को घेरा डालेगी, यहाँ की नेपाली कांग्रेस आपके फेवर में ही है, लेफ्ट पार्टियों को पकड़ोगे आप और उनको पकड़ करके एक पार्लियामेंट बना के उसमें बैठा दोगे। वो लोग कल को एक रेफरेंडम कराएंगे, रेफरेंडम में मधेसियों की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो कहेंगे इंडिया से जुड़ना है तो जोड़ लेना। ऐसे तो फिर हो गया काम, तुम तो सारे मुल्क खा जाओगे। तो महेंद्र को यह बात बर्दाश्त नहीं, और महेंद्र ने उसी दिन एक चीज डिसाइड की। यहां से भारत और नेपाल के संबंधों में यू टर्न आता है, बहुत खतरनाक। हाँ जी, अब बोलिए खुशबू। हाँ, मैं ऐसे ही करता हूँ से इंडिया नेपाल के रिलेशन में एक चेंज आता है। क्या? अभी तक जो भारत की नेपाल के साथ संधि हुई है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, उस ट्रीटी के तहत बहुत सारे ऐसे क्लोजेस हैं जो, ये मैं कैसी भाषा बोलने लगा हूँ नेपालियों की तरह, फ्रेंडशिप क्लोजेस, तो बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं जिनके तहत नेपाल बहुत स्ट्रांगली भारत के द्वारा कनेक्ट कर लिया गया है। हथियारों का मामला हो, चाहे
चाहे किसी अंतरराष्ट्रीय युद्ध का मामला हो, चाहे अपने देश में कोई कॉन्स्पिरेंसी का मामला हो, चाहे ओपन बॉर्डर ऐसा छोड़ा गया है कि पूरे वर्ल्ड में 192 मुल्कों में कहीं ये नमूना ही नजर नहीं आता। मतलब भारत का रक्सौल है बिहार का इलाका, और वहां का बीरगंज है, क्या है, जैसे जलंधर पंजाब में कहीं भी किसी गांव में अंदर घुसने टाइम किसी गेट नहीं बना दिया जाता गुरुद्वारे का, बस एक गेट है बीरगंज और रक्सौल के बीच में, एक गेट है। साइकिल पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे निकल रहे हैं, गाड़ियों पे, मतलब कुछ नहीं है, नो सिक्योरिटी चेक एट ऑल। बस नेपाल वाली साइड पे एक इमिग्रेशन का और वीजा ऑफिस छोटा सा, और उन वाली साइड पे कस्टम ऑफिस है, क्योंकि वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं चाहिए। तो नेपाल में जब भी अभी मधेसी क्राइसिस हुआ भी था, तो बीरगंज में यदि तेल नहीं था, लोग रक्सौल जाते थे गाड़ी लेकर के, तेल वहां से भरा करके वापस आ जाते थे। इतनी प्रॉक्सिमिटी, मतलब ओपन है, टोटल ओपन, गली मोहल्ले वाला काम है। मतलब ऐसा कहते हैं कि नेपाल की 1/3 पॉपुलेशन भारत में रहती है, ये अलग बात है, लेकिन रोज हजारों लोग आवन जावन करते हैं, क्रॉस बॉर्डर होता है वहां से, तो वो भी गिनना बहुत जरूरी है। नेपाल में रहते हुए भी इंडिया में रोज रक्सौल में आना जाना उनका होता है, काम करते हैं, लकड़ वाला है, कारपेंटर है, लोहार सुनार, रोज चले जाते हैं 2 4 10 किलोमीटर काम करने, दुकान वहां डाली हुई है, फिर वहां से वापस आ जाते हैं घर शाम को। तो कुल मिलाकर के अब सिस्टम क्या होता है, भारत के साथ नेपाल बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और ऐसे में नेपाल यहाँ पर अगर एक चीज करता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो महेंद्र उस समय क्या कहता है कि नेपाल को मैं जोन ऑफ पीस डिक्लेयर करता हूं आज से, जोन ऑफ पीस। इसका बहुत जबरदस्त पैमाने पर सराहना की चाइना ने। चाइना कहता वाह वाह, यू आर जोन ऑफ पीस। तो जोन ऑफ पीस का मतलब कि मैं अब एक न्यूट्रल स्टेट हूं, मेरे किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी रिलेशन नहीं है, प्रिविलेज्ड रिलेशन नहीं है, मैं शांति प्रिय देश हूं। ना तो इंडिया मेरा यूज कर सकता है किसी के विरुद्ध, ना कोई और मेरा यूज कर सकता है किसी के विरुद्ध। ये सीधा सीधा इंडिया के हितों के अगेंस्ट था, क्योंकि अगर नेपाल जोन ऑफ पीस डिक्लेयर हो जाता है एक बार, तो वो हथियार लेने वाला क्लॉज, वो किसी भी युद्ध के साथ किसी भी कंट्री के साथ युद्ध होता है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, वो वाला क्लॉज, इस तरह के क्लॉज नेचुरली खत्म हो जाते हैं। नेपाल ने, महेंद्र ने पूरे वर्ल्ड लेवल पे कैंपेन किया और इस बात को डिक्लेयर कराना चाहा, लेकिन अल्टीमेटली उन दिनों में बहुत सारे मुल्कों का समर्थन नहीं मिला। फाइनली 1991 तक आते आते नेपाल 127 मुल्कों का समर्थन लेकर के अपने आप को जोन ऑफ पीस ऑलमोस्ट डिक्लेयर करा चुका है उस समय से। तो रिश्तों में यहाँ पर भी परिवर्तन आते हैं। नेपाल को मैंने आपको बताया था कि नेपाल के काठमांडू में भारत का एक मिलिट्री मिशन है, जिसमें मेजर जनरल लेवल रैंक का पर्सन और 20 जवान थे, जो बढ़कर के 197 हो गए। नेपाल ने कंटिन्यूअस प्रेशर 1970-75 के दौर में क्रिएट किया और हमें अपना मिलिट्री मिशन वहां से उठाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी। तो कुल मिलाकर के मिलिट्री मिशन है, सिटीजनशिप एक्ट का कानून है, हथियार खरीदने का कानून है, नेपाल के राजशाही परिवार के विरुद्ध काम करने वाली राजनीतिक पार्टियों को भारतीय नेताओं के द्वारा और भारत के द्वारा अपनी जमीन पर समर्थन कर देना, उन्हें फंड प्रोवाइड कर देना, ये एक बहुत गहन मुद्दा है। हमारे अम्बेसडर का वहां के प्रधानमंत्री के साथ संधि साइन कर लेना, ये एक बहुत गहन मुद्दा था, ईगोइस्टिक इशू क्रिएट कर दिया गया। भारत का सिक्किम को कंट्रोल कर लेना एक बहुत बड़ा इशू था, और समय समय पर भारत का वहां की राजनीति में दखल करते रहना, ये बहुत बड़ा इशू था, जिसकी वजह से नेपाली लोगों को वहां के राजाओं के द्वारा अक्सर और वहां के नेताओं के द्वारा अक्सर इस्तेमाल किया गया कि भारत जब भी उनसे कोई कमी रह जाए पॉलिसी लेवल पर, पॉलिसी मेकिंग पर, या जब भी एग्जीक्यूटिव लेवल पर या जुडिशियल लेवल पर कोई भी कमी होती है, ले दे करके ठीकरा भारत के सर पे फोड़ दिया जाता है। तो वहां के नेता अपनी कमियां जो हैं उनको छुपाने के लिए इंडिया वाला कार्ड प्ले कर देती है, और इंडिया से काम लेने के लिए चाइना वाला कार्ड प्ले कर देती है। तो कभी महेंद्र चले जाते हैं चाइना, कभी बीरेंद्र चले जाते हैं, फिर ज्ञानेंद्र भी चले गए। तो कुल मिलाकर के इस तरह के दौर से 1990 तक ये सारा सिलसिला जूझता रहा। 1990 तक आते हुए मैंने आपको बताया था ब्लॉकेड लगा दिया गया था। 1990 के ब्लॉकेड की सिचुएशन को आपने ऑब्जर्व किया। 2001 में पैलेस कॉन्स्पिरेसी जो हुई, और 2006 में एक और जबरदस्त चीज हो जाती है जिसका फिर बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होता है नेपाल में। 2006 में बहुत बड़े पैमाने पर ज्ञानेंद्र के द्वारा अपनी सत्ता को बनाए रखना है, इसी वजह से उसे जनता का समर्थन चाहिए। तो जनता के समर्थन के लिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है तराई के इलाके में जो मधेश हैं। तो 2006 में सिटीजनशिप का एक और एक्ट, अमेंडेड एक्ट पास किया जाता है, जिसके तहत
रातों रात लाखों लोगों को सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन बना दिया जाता है, उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत। इस बात का पहाड़ी नेपाली बहुत भयंकर तरीके से विरोध करते हैं, और इसीलिए फिर 2007 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठन करने की बात होती है, और ऐसा कहा जाता है कि 2008 तक हम इन्हें हटा देंगे, इन्हें खत्म कर दिया जाएगा, कोई किंगडम नहीं रहेगी और यहाँ पर चुनी हुई सरकार होगी। कुल मिलाकर के कहानी 2008 तक की नेपाल भारत के संबंधों की कुछ इस तरह से विकसित होती है। अगर हम आज की डेट में, प्रेजेंट डे में डिस्कशन करना चाहें कि अभी प्रेजेंट हालात क्या चल रहे हैं, सिचुएशन क्या है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि नेपाल जो है, इसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया। ऐसा कहते हैं कि 1950 से लेकर के अब तक नेपाल में 7 बार प्रयास किए जा चुके हैं संविधान बनाने के। 2008 में प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, और पूरा का पूरा 4 साल का समय लेकर के भी वो एक बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाती है। हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है और इशू चलता रहता है। नेपाल की 3 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। नेपाल का एक सेंटर विंग जो सेंट्रल पॉलिटिक्स करती है, वो है नेपाल कांग्रेस। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेपाल में एक फ्रंट है जिसको हम कहते हैं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी, और उसके आगे ब्रैकेट में हम लिखते हैं यूएमएल, यूनियन मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यूनियन मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यूनियन ऑफ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो इस पार्टी को हम सीधा सीधा यूएमएल ही कहते हैं। एक हमने पढ़ा नेपालीस कांग्रेस, एक हमने पढ़ा यूएमएल, और इसके अलावा फिर से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका नाम है सीधा सीधा ही माओइस्ट। तो एनसीपी माओइस्ट, माओवादी हैं, माओवादी हैं, वामपंथी हैं, और केंद्रीय राजनीति करने वाले सेंट्रल विंग वाले नेशनल कांग्रेस हैं। तो यहाँ पर माओइस्ट फैक्शन है, यहाँ पर वामपंथी लेफ्ट पार्टियां हैं, और यहाँ पर नेशनल कांग्रेस है। आप हैरान हो जाएंगे कि नेपाल के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके भारत की राजनीति के साथ बड़े गहरे संबंध हैं। मतलब नेपाली पॉलिटिकल पार्टियों के इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से बहुत पुराने संबंध हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। जैसे नेपाल की जो यूनियनिस्ट मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी है, उनके भारत की बंगाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीएम, उसके साथ बहुत स्ट्रांग रिलेशन है। सीताराम येचुरी सीधा सीधा नेपाल के इन पार्टियों की रैलियों में जाते रहे हैं और बयानबाजियां देते रहे हैं। इसी तरह से अगर आप बात करें तो जो वहां के राजघराने रहे हैं नेपाल के, जितनी भी किंगडम्स रही हैं, उनके भारत के आरएसएस के साथ बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन थे, बड़े स्ट्रांग रिलेशन थे। यही कारण है कि नेपाल जो है अपनी 1950s के बाद से ऑलमोस्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है अभी तक, अब तो अपना लिया है, अब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने तक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर रहा है, हिंदू राष्ट्र बना रहा है। तो नेपाल, आप जीके की बुक में पढ़ते भी थे, तो ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड नेपाल, जैसे द मुस्लिम स्टेट इज पाकिस्तान, द हिंदू स्टेट इज नेपाल। तो आरएसएस के साथ बहुत गहरे संबंध थे वहां के राजकीय घरानों के। तो वहां की पॉलिटिकल पार्टियों के इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बड़े डीप पेनिट्रेशन हैं, बहुत ही डीप रिलेशन हैं। अगर ध्यान से देखें तो कुछ भी हलचल वहां पर होती है, कुछ भी अगर वहां पर किया जाता है, तो भारत पर उसका प्रभाव लाजमी पड़ने होते हैं। अब 2008 में संविधान बनाने की शुरुआत की गई, 4 साल का मौका मिला तो भी पूरी तरह से संविधान बन करके नहीं आया। बीच दौरान बहुत सारे दंगे भी भड़के, लोग लड़े भी, और संविधान बनाने के दौरान जब प्रक्रिया प्रावधान आते हैं, प्रोविजंस, तो पता तो लग जाता है। तो जिनके सेंटीमेंट्स नहीं सेटिस्फाई हो रहे थे तो उन्होंने विद्रोह भी किए। फाइनली 2013 में फिर से संविधान कमेटी का गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, और ये इस बार डिसाइड किया कि ठीक 2.5 साल के अंदर अंदर संविधान बन के तैयार होगा और लागू कर दिया जाएगा। उसी टाइम बाउंड मैनर में ठीक सितंबर 2015 में संविधान लागू होता है नेपाल के बीच में। तो 2.5 साल का समय 2013 से लेकर के यही बनता है। तो अब सिचुएशन क्या होती है उस चीज को अब समझना होगा। सितंबर 2015 का मधेसी टर्मोइल जो हुआ, क्यों? क्योंकि सितंबर 2015 में नेपाल ने अपना एक संविधान लागू किया। ऐसे संविधान में क्या लक्षण थे जिसकी वजह से इतनी दिक्कत आ गई,
और भारत और नेपाल इतने भी गूढ़ क्यों हैं उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारतीय नेताओं के बारे में बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री की सबसे प्रथम यात्राएं भूटान और नेपाल थी। नेपाल दूसरा राष्ट्र था। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में अपनी गद्दी पर बैठते हैं और एक ही साल के अंदर 6 महीने के भीतर एक मुल्क की 2 बार यात्रा करते हैं। पहले वो नेपाल जाते हैं बायलेटरल टॉक्स के लिए और फिर नेपाल जाते हैं सार्क की मीटिंग के लिए। तो 2 बार नेपाल पहुंचते हैं वो 6 महीने के अंदर। तो आप नेपाल का महत्व समझ सकते हैं। उसके बाद भारत के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी नेपाल जाते हैं। और 2016 में फरवरी के महीने में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो है वो भारत आते हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय प्रधानमंत्री का और उनके द्वारा अपने प्रधानमंत्री को बाहर भारत भेजने का सिलसिला बहुत समय से चलता ही जा रहा है इन 2-3 सालों के अंदर अंदर। तो संबंध बहुत गूढ़े हैं। अब उनको उनका विश्लेषण करते हैं ध्यान से कि प्रेजेंट सिचुएशन में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। सबसे पहले तो नेपाल की समस्याएं क्या हैं इस समय। नेपाल की सबसे बड़ी समस्या है उनके द्वारा अपनाया गया नया संविधान जिसने वहां की सिचुएशन को बिगाड़ दिया। वो क्या, संविधान में रखा गया एक क्लॉज जो ये कहता है कि नेपाल एक सेकुलर स्टेट होगा। ये सेकुलर स्टेट कंसेप्ट जो है ये बर्दाश्त नहीं हुआ बहुत सारे संगठनों को वहां पर, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कि नेपाल को हिंदू स्टेट डिक्लेयर कीजिए। जैसे आज की डेट में पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट डिक्लेयर है लेकिन वहां पर सभी धर्मों को रहने की इजाजत है और सभी धर्मों के साथ समान अधिकार अपनाए जाते हैं। एक नीति धर्म निरपेक्षता की होती है और एक धर्म पक्षता की होती है। आप सेकुलर होते हुए, सेकुलरिज्म 2 तरह के होते हैं। अगर आप बात करें तो अमेरिका धर्म निरपेक्षता को फॉलो नहीं करता है लेकिन फिर भी सेकुलर डेमोक्रेटिक है। लेकिन इंडिया धर्म निरपेक्षता को फॉलो करता है। माने स्टेट किसी रिलीजन को स्पॉन्सर नहीं करता है, किसी रिलीजन को प्रेफर नहीं करता है। ऐसा ही कंसेप्ट नेपाल ने अपनाया, जबकि लंबे समय से वहां के नागरिकों की ये मांग चली आ रही थी कुछ पर्टिकुलर सेक्शन की कि इसको आप बना दीजिए एक हिंदू राष्ट्र। तो वो नहीं बनाया गया, किंगडम्स के टाइम पे हुआ करता था। इसका सेकंड इम्पैक्ट, बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन को एक सजा डिक्लेयर किया गया नेपाल में। कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक क्लॉज था कि आप किसी तरह से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस होगा, क्योंकि बहुत तेजी से नेपाल का दलित और गरीब वर्ग ईसाई धर्म में परिवर्तित होता चला जा रहा था। तो नेपाल को इस बात से भी डर था कि अगर इस वे में भी डेमोग्राफिक चेंज आता है तो कल को हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, वहां का एक बहुत बड़ा क्लॉज उस कॉन्स्टिट्यूशन का, रिप्रेजेंटेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हुआ ये कि जैसे आज की डेट में हम देखें तो पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्योंकि अगर देखें तो कुल मिलाकर के 165 सीटें बनती हैं और 165 सीटों में से 75 सीटें जो है मधेसियों के हिस्से आती हैं। अगर पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट नोटिस कर लिया जाता तो लगभग 83 सीटें जो है वो मधेसियों के हिस्से आनी थी। तो पॉपुलेशन कंसेप्ट को फॉलो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं जो हाईली पॉपुलेटेड हैं और जो कुछ रीजन्स हैं जो हिली और हिमालयन माउंटेन एरियाज ये बहुत ही लेस पॉपुलेटेड है। तो फिर उनका रिप्रेजेंटेशन तो कभी होना नहीं था। ये वहां के संविधान बनाने वाले तर्क देते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन कभी भी नहीं होना था। तो ये एक इशू था। तो इस बात पर मधेसी अड़े हुए हैं कि जिस तरह का हमारा जनसंख्या का अनुपात है हमें उसके अनुपात में ही हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। दूसरा क्लॉज क्या था, जो नेपलीज कांग्रेस थी वो वहां पर चाहती थी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। जो यूएमएल है ये चाहता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। जो माओइस्ट हैं ये कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाइनीज टाइप। तो एक चाइना को चाइनीज टाइप ऑफ गवर्नमेंट चाह रहा है, एक प्रेसिडेंशियल अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाह रहा है, एक इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाह रहा है। तो इस बात पर युद्ध लगा रहा कि किस तरह की गवर्नमेंट हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी अब फिर फाइनल ये डिसीजन लिया गया कि फेडरल स्टेट बनाएंगे, फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, एक संघीय ढांचे का निर्माण करेंगे जिसमें संघ मजबूत होगा लेकिन राज्यों को भी परिपूर्ण अधिकार होंगे, पूरी तरह से वह भी शक्तिशाली होंगे। अब इसमें फिर कंसेप्ट यहाँ पर क्या आ जाता है कि इलेक्शन किस तरह से होंगे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होगा जो इंडिया में अपनाया जाता है। इंडिया में क्या सिस्टम अपनाया जाता है आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है हमारे देश में? अगर हम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का उदाहरण लें
तो हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है और सिर्फ 60% ही वोट पड़ा है। 40% लोग तो वोट डालने ही नहीं गए। उस 60% में से अगर नरेंद्र मोदी जो हैं उनको 31% वोट मिल जा रहा है तो वो जीत गए, और जो राहुल गांधी उनको 29% मिला है तो वो हार गए। तो कुल मिलाकर के जो नरेंद्र मोदी हैं वह राहुल गांधी को पास कर गए हैं, क्रॉस कर गए हैं। और जो सबसे पहले ऐसा कर पाया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हुआ है, वो विनर घोषित होता है। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी को देश की 70% जनसंख्या ने स्वीकारा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबके प्रधानमंत्री हैं। इस बात पर हमेशा डिबेट रहता है इंडिया के अंदर कि एक प्रधानमंत्री देश का नहीं होता है, क्योंकि 40% तो वोट डालने नहीं गई थी, और जिन्होंने वोट डाला था उसमें से लगभग लगभग 24-25% का वोट तो अपोजिट पार्टी को मिला है। आपको तो मिला सिर्फ 32-33% वोट। आप देख रहे हैं ना, वोट शेयर 32% वोट शेयर रहा, 27% वोट शेयर। तो सवाल ये पूछा जाता है कि 32%, 100 में से 32 लोगों का वोट लेकर के आप 100 लोगों के नेता कैसे हो सकते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं सभी के। तो इसका एक दूसरा काट होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे देश में, उसके तहत जो भी एक नेता बनता है वो फुल मेजोरिटी से ही बनता है, एब्सोल्यूट विक्ट्री होती है उसकी। तो नेपाल में इस बात पे डिबेट रही कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू चुनाव कराए जाएं या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू इलेक्शंस हों। तो एंड में उन्होंने यही स्वीकार किया कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू ही इलेक्शन होगा। तो ढांचा सेकुलर होगा या हिंदू स्टेट होगा, इस पर डिबेट, इस पर प्रॉब्लम। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल होगा, पार्लियामेंटेरियन होगा, सेमी गवर्नमेंट होगा, इस पर डिबेट, इस पर इशू। इलेक्शन की पद्धति क्या रहेगी, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होगा या सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम के थ्रू होगा, इस पर डिबेट, इसमें प्रॉब्लम। कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन होगा या पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होगा, इस पर डिबेट, इस पर इशू। क्योंकि जो वहां के संविधान बनाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल। कॉन्स्टिट्यूएंसी हम डिमार्केट करेंगे और फिर उस हिसाब से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उतना सीटें एलोकेट करेंगे। ये हो गई पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। लेकिन जो मधेसी ग्रुप हैं और दूसरे, वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मेकिंग है वो होनी चाहिए पॉपुलेशन के बेसिस पर। तो उस हिसाब से फिर तक्का हो जाएगा पहाड़ी, जैसे हमारे हुआ ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ तक्का। आप देख सकते हैं आज दिन तक नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हुआ, क्योंकि लोकसभा में उनकी कुछ सीटें ही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास पॉपुलेशन तो होती ही नहीं है। और आपने फॉर्मूला क्या बना रखा है, हर 10 लाख पर एक सीट मिलेगी। तो जब जनसंख्या ही नहीं है उनके पास तो वो सीटें कितनी ले जाएंगे। तो इसमें इसके बेसिस पर अगर आप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन रखते तो फिर शायद उनको भी आप उनके स्टेट के एरिया के हिसाब से सीटें एलोकेट कर देते। तो फिर तो अरुणाचल प्रदेश को बहुत सीटें मिल जानी थी। भारत में अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारे ऐसे छोटे स्टेट हैं जिनके पास, पंजाब है, उसके बाद आप बात करें हरियाणा है, इनके पास तो जगह ही कम है लेकिन सीटें फिर भी 13-13, 12-12 सीटें रखते हैं। क्यों, जनसंख्या है। और वो स्टेट के पास उसकी लीस्ट डेंसिटी है पूरी कंट्री में, एरिया इतना सारा है लेकिन पॉपुलेशन नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिला। एरिया बेसिस पे मिलता तो हो सकता है उसकी पंजाब से डबल ट्रिपल सीटें होती, तो फिर उसकी भी आवाज सुनी जाती हो, फिर वहां पर भी पॉलिटिकल मेले लगा करते, वहां पे भी रैलियां निकला करती, तो उसका भी विकास बहुत होता। तो कुल मिलाकर के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होगा कि पॉपुलेशन के बेस पे होगा, इस बात पर इशू। ये चार मुद्दे जो हैं ये तो बेसिक थे इशू के, इनको अगर अलग कर दें तो नेपाल में जो एक एथनिक कॉम्पोजिशन जो मैंने आपको समझाई, बहुवन छत्री राजपूत और ब्राह्मण हिल्स, ये ब्राह्मण और बहुवन छत्रियों की जो एक सांठगांठ है, इनके द्वारा सभी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मैंने आपको बताया इनके द्वारा होल्ड होती है। आज नेपाल की यदि 1 लाख की आर्मी है, उसमें से 98,000 जो हैं ये बहुवन छत्री और ब्राह्मण हैं और 2,000 मधेसी हैं केवल। तो मधेसियों का कहना यह है कि हम 51% हैं देश में, पॉपुलेशन वाइज 51%, और देश की आर्मी में हमारी संख्या 2,000। तो अगर 1 लाख की आर्मी है, हमारी तो 51,000 होनी चाहिए, हमारी सेना में कंट्रीब्यूशन 51,000 होना चाहिए, और हम कितने हैं, 2,000। ये क्यों, आज दिन तक नेपाल में क्या किया गया है कि जो तराई के इलाके के लोग हैं इनको फ्रिंजेस पे रखा गया है, बाउंड्री पे रखा गया, मतलब दरकिनार रखा गया नीतियों से, पॉलिसी मेकिंग बॉडी से और बहुत बड़ी पोस्ट से। इनको उस लेवल पर अधिकार दिए नहीं गए क्योंकि इन्हें सस्पिशन की नजर से देखा गया, शक की नजर से देखा गया कि ये कल को किसी तरह की मिसक्रिएंट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।
इस सोच के साथ जब संविधान बन रहा था तो क्या प्रावधान आते हैं वो समझिए। पहला प्रावधान सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। उस प्रावधान के तहत केपी शर्मा ओली का तर्क क्या होता है, वो ये कहते हैं कि अब होता क्या है कि अगर नेपाली पुरुष किसी भारतीय महिला से विवाह करता है तो उससे जो बच्चा होगा उसको सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिलेगा और वो देश की सभी इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड कर सकता है इन फ्यूचर। जो नेपाली लड़की है अगर उसका भारतीय पुरुष के साथ विवाह होता है और उसका जो बच्चा होगा उसको सिटीजनशिप बाय डिसेंट नहीं, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन मिलेगा। और उसका जो बच्चा है वो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, जैसे गवर्नमेंट का हेड माने कभी भी प्रधानमंत्री, जैसे स्टेट का हेड जैसे कभी भी राष्ट्रपति, जैसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और जैसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल सर्विसेज में नहीं, पुलिस में, एमएलए, एमपी, आर्मी कुछ भी करे लेकिन इंपॉर्टेंट की पोजीशंस उसको कभी नहीं मिलेंगी। इस बात पर बवंडर हो गया। अब जो संविधान बनाने वाले थे उनका कहना क्या था, कहते जो तराई के इलाके में लोग रहते हैं या जो पूरे नेपाल में लोग रहते हैं कुल मिलाकर के हिंदू सभ्यता को फॉलो करते हैं। और हिंदू सभ्यता ये कहती है कि लड़की विवाह के पश्चात अपने पति घर जाती है। कहता अगर हम ये सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर उन पर्सन को राइट दे दें उन इंपॉर्टेंट पोजीशंस का, तो जो बंदा कभी नेपाल में जन्मा नहीं और जो एक दिन भी नेपाल में रहा नहीं, हो सकता है कल को नेपाल का राष्ट्रपति भी बन जाए। ये नेपाल की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि लड़की विवाह करके चली जाएगी पराए घर और वहां पर जाकर के वो बच्चे को जो जन्म देगी वो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन अगर हम उसे अकॉर्ड करते हैं और उसे की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी हायर करने देते हैं तो इस तरह से तो हमारे देश ही कल को खत्म हो जाएगा, को तो विदेशी आकर के देश पे राज करने लग जाएंगे। और वो ये कहते हैं कि ऐसा उनका तर्क है संविधान वालों का कि मधेसियों को इसके खिलाफ कुछ चूंचा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा विश्व में पहली बार नहीं हो रहा है। हम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है और फेडरल कंट्रियों को अगर देखें अमेरिका को, तो अमेरिका का तो अपना नागरिक यदि बाहर जन्मा भी है तो भी देश का राष्ट्रपति कभी नहीं बन सकता। हम तो फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं। उनका अपना अमेरिकी बाप का बच्चा यदि अमेरिका की धरती के बाहर जन्म लेता है तो भी कभी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो वो ये कहते हैं कि ऐसे में हम तो फिर भी लिबर्टी दे रहे हैं कि यहाँ की माँ है, वहां का बाप है, बच्चा हो जाता है, नेचुरलाइजेशन कर देंगे और उसके बाद तुम मंत्री बनो, एमएलए बनो, जो माना राष्ट्रपति। और तो इसमें कुछ निराला नहीं है, ऐसा कुछ विश्व के बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े फेडरल संविधान हैं, हम उन्हीं से प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमने ये कानून लागू कर दिया तो क्या। अब ऐसे में मधेसियों का कहना यह है कि हमारे आप इस भारत के साथ बॉर्डर बंद कर दो, संबंध ही मत रहने दो, आपने सब कुछ ओपन रखा है, हमारे संबंध इस तरह से घनिष्ठ हो रखे हैं। तो अगर आप वुमेन वहां पर ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट का इशू बना रही है कि अगर मेल यहाँ का वहां की फीमेल से मैरिज करता है तो उसका बच्चा डिसेंट है, और अगर हम वहां के मेल से शादी कर लेते हैं तो हमारा बच्चा नेचुरलाइज है और उसे कोई इंपॉर्टेंट पोजीशंस नहीं मिलेगी। और एक तरफ आप ये कहते हैं कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो नेपाल है ये एक ऐसा मुल्क है पूरे वर्ल्ड में जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने के साथ ही सभी तरह के संबंधों को वैध करार दे दिया है। आप किसी भी तरह के रिलेशन में आते हैं, चाहे वो होमोसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल है, गे मैरिजेज हैं या कोई भी, सारी वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिड कर दी है। तो वहां पे वुमेन ये कह रही है कि एक तरफ आप बात करते हो कि आप वर्ल्ड में सबसे बड़े अधिकार के रक्षक हो, आपने तो सीधा सीधा वुमेन का राइट ही खत्म करके रख दिया। वुमेन को मैन के पार खड़ा कीजिए, डिवीजन नहीं चलेगा। तो मधेसी वुमेन ने मोर्चा खोल दिया अपना अलग से, और उसमें उनके द्वारा ये कहना कि भाई अगर हमारा बच्चा कल को काबिल निकलता है तो उसका क्या कसूर है कि वो यहाँ का कुछ नेता या कुछ और बड़ी पोजीशन पर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट आईएएस, आईएएस कह रहा हूँ, एनपी, एनएएस, एनपीएस नहीं बन सकता। तो ये तो कोई ऐसा वांछित नहीं कर सकते। इस बात को लेकर के बवाल है, सिटीजनशिप वाले पॉइंट को लेकर के बवाल है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो कॉन्स्टिट्यूएंसी काटी गई, उनको काटने का सिस्टम क्या था। ऐसा कहते हैं कि दो धाराएं काम कर रही थी, एक भारत की धारा और एक चाइना की धारा। दो वेव्स ने अपना काम किया। कैसे हैं दोनों वेव्स का काम? जैसे सपोज कीजिए मैं आपको नेपाल बना के देता हूं, किस तरह का नेपाल है ध्यान से देखिए। अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे काटी जा रही है ध्यान से समझिएगा। अब आप इसको ध्यान से देखिए।
जो मधेसी है, जो थारू है, जो तराई के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी